हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज माइटोसिस होता क्या है। मैं माइटोसिस को कहूँगा फोटोकॉपी। माइटोसिस को मैं क्या कह रहा हूँ? फोटोकॉपी। अब मैं माइटोसिस को फोटोकॉपी क्यों कह रहा हूँ, आइए देखें। मान लीजिए ये एक हमारी सेल है। ये क्या है? सेल है। सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होगा। अब मान लो इस सेल को डिवाइड करना है, माइटोटिकली डिवाइड करना है, तो ये क्या करेगी? डिवाइड करके डॉटर सेल बनाएगी। जो सेल डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल। और डिवाइड होने के बाद जो सेल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन में होता क्या है कि जितना क्रोमोसोम पेरेंटल सेल जितना डीएनए पेरेंटल सेल के पास होगा उतना ही डीएनए उसकी डॉटर सेल के पास भी होगा। जैसे मैं कहूँ ये पेरेंटल सेल, इसके पास 2C जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कितना है? 2C है। तो इसकी डॉटर सेल के पास भी कितना होगा? 2C होगा। इसकी डॉटर सेल के पास भी क्या होगा? 2C। यानी जितना और जो कुछ भी इसके पेरेंटल सेल के पास होगा उतना ही और वही सब कुछ भी क्या होगा? इसकी डॉटर सेल के पास भी होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि डॉटर सेल जो है ये क्या है? फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी है अपने पेरेंट की, यानी अपने पेरेंट की सेम फोटोकॉपी हो गई। इसीलिए मैं माइटोसिस को क्या कहता हूँ? फोटोकॉपी कहता हूँ। उसके बाद आइए देखिए माइटोसिस को हम मेनली दो फेज में डिवाइड करते हैं। कितने फेज में डिवाइड करते हैं? दो फेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेज, एक क्या होता है? इंटरफेज। और एक क्या होता है? एम फेज। एक होता है इंटरफेज और एक क्या होता है? एम फेज होता है। अब इंटरफेज जो होता है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। एम फेज को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है G1, S और G2। एम फेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आइए देखें इंटरफेज में क्या होगा और एम फेज में क्या होगा। अगर किसी भी सेल को डिवाइड करना है, तो वो सबसे पहले इंटरफेज के G1 फेज में आएगी, फिर उसके बाद S फेज में जाएगी, उसके बाद G2 में जाएगी, फिर G2 से निकल के वो प्रो फेज में जाएगी, उसके बाद मेटा में जाएगी, उसके बाद एना में, और सबसे लास्ट में किस में जाएगी? टीलोफेज में जाएगी। तो आइए देखें, मान लीजिए ये सेल है, इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। ये सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, तभी तो 2 डॉटर सेल बना रही है। तो अब देखिए करेगी क्या सेल। ये सेल सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? ये सेल सबसे पहले जाएगी G1 फेज में। ये सेल सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? G1 में जा रही है। सबसे पहले ये फेज सेल कहाँ पे जा रही है? G1 में जा रही है। G1 में सेल क्या होता गया? जीवन में होता गया कि सेल जो होती है ये मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। और ये कंटिन्यू क्या करती है? अपने सेल की साइज को बढ़ाती है, यानी अपने सेल की साइज को क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। सिर्फ जीवन फेज में इतना ही होता है। उसके बाद हमारा आता है जीवन से ये निकल के कहाँ पे जाएगी? एस फेज में जाएगी। जीवन से ये निकल के कहाँ पे जाएगी? एस फेज में। एस फेज को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज। एस फेज को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फेज कहा जाता है। ये एस फेज से निकल के कहाँ पे जाएगी? जीवन से निकल के एस फेज में जाएगी। एस फेज को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फेज कहते हैं। अब एस फेज में सेल के साथ क्या होगा कि जो कुछ भी इसे अपना डबल करना होगा, यानी सेल को अपना जो कुछ भी डबल करना होगा, सारा का सारा डुप्लीकेशन यानी डबल करने वाला प्रोसेस कहाँ होता है? एस फेज के अंदर होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि G1 फेज में जब सेल है तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या है? 2C है। कितना है? 2C है। तो जब ये एस फेज में जाएगा तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को क्या करता है? डबल कर लेता है। डीएनए को क्या करता है? डबल कर लेता है। तो अब इसके पास डीएनए कितना होगा? 4C होगा। कितना होगा? 4C होगा। यानी डुप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? एस फेज में होता है।
डीएनए से डीएनए का बनना मैं पीछे बता चुका हूँ कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, एस फेज में चल रही है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, एस फेज में होती है। एनिमल के केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। तो एस फेज के अंदर सेंट्रियोल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एस फेज में सेंट्रियोल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी जितना भी डुप्लीकेशन यानी डबल करने का प्रोसेस है, सारा की सारा प्रोसेस कहाँ पे चलेगा, एस फेज के अंदर चलेगा। लेकिन याद रखना कि अगर जीवन में क्रोमोसोम 2 है तो एस में भी क्रोमोसोम क्या होगा, 2 ही होगा। क्रोमोसोम सेम होता है, बस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है तो एस फेज में भी क्रोमोसोम क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए यहाँ पे 2C है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल हो जाता है। अब ये एस फेज से निकलेगी, ये एस फेज से निकलेगी और किस में जाएगी, G2 फेज में जाएगी। किस में जाएगी, G2 फेज में। ये सेल यहाँ से निकली, एस फेज से निकली, ये कहाँ पे चलेगी, G2 फेज में चली गई। कहाँ पे चली गई, G2 फेज में। अब G2 फेज में सेल के साथ ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बनती है। G2 फेज में क्या होती है, प्रोटीन बनती है। G2 फेज में क्या होती है, प्रोटीन बनती है। फिर उसके बाद क्या होगा, G2 से निकल के ये किस में जाएगी, M फेज में जाएगी। लेकिन उससे पहले और देखते हैं कि ये जो हमारा इंटरफेज है यानी G1 S G2, क्या यहाँ पर सेल कहीं पे भी डिवाइड हो रही है, सेल अभी कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रही है। सेल यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है। सेल क्या हो रही है, डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है। इसीलिए हम इंटरफेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। इंटरफेस को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज कहा जाता है। क्योंकि सेल अभी यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है, डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है। अब इसके बाद ये जीवन से निकल कर कहाँ पे जाएगी, एम फेज में जाएगी। एम फेज के भी सबसे फर्स्ट यानी पहले वाला स्टेज किस में जाएगी, प्रो फेज में जाएगी। किस में जाएगी, प्रो फेज में जाएगी। आइए देखें एम फेज। जो हमारा एम फेज होता है, एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, एम फेज को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है वो आगे आप खुद ही समझ जाओगे। एम फेज को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। जो एम फेज होता है ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड यानी पूरी सेल साइकिल का जो मोस्ट ड्रामेटिक यानी सबसे ड्रामा वाला पीरियड है वो कौन सा है, एम फेज है। और ये सारा ड्रामा किया क्यों जाता है, ये सारा ड्रामा इसलिए किया जाता है कि जो डॉटर सेल है इसके पास भी उतना ही डीएनए हो जाए जितना कि उसके पेरेंट के पास है। यानी पेरेंट और डॉटर दोनों में डीएनए क्या हो, सेम हो। इसी के लिए ये क्या किया जाता है, सारा ड्रामा किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एम फेज क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। सबसे पहला ड्रामा कहाँ पे होगा, प्रोफेज में होगा, उसके बाद मेटा में होगा, उसके बाद एना, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा, टीलो में होगा। आइए देखते हैं प्रोफेज। सेल यहाँ से निकली कहाँ पे जाएगी, प्रो फेज में जाएगी। सेल यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगी, प्रो फेज में जाएगी। तो ये क्या है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। तो और देखें प्रोफेज होता क्या है कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होता है। यानी यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल जिसके ऊपर है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। यानी क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल यानी जो क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमोसोम जो है उसका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। किसके अंदर, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
डिसअपेयर होने लगती है, डिसअपेयर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डिसअपेयर होने लगती है। इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस ये सब भी क्या होते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। यानी प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है? कंडेंस होने लगता है। क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है? कंडेंस होने लगता है। क्रोमोसोम मटेरियल क्या होता है? कंडेंस होने लगता है। कंडेंस का मतलब आप एक रस्सी लो, उस रस्सी को क्या करो? ऐंठना स्टार्ट करो, उसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो कह रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या होता है? कंडेंसेशन होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डिसअपेयर हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस ये सब भी क्या होते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। और यहीं पे क्या होता है? यहाँ पे और एक चीज़ क्या होती है कि जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन यानी उसका इनिशिएशन भी यहीं पर स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है? इनिशिएशन हो जाता है, यानी स्टार्ट हो जाता है इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर का इनिशिएशन भी क्या होता है? यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर के साथ साथ क्या होता है? जो एस फेज के अंदर ये सेंट्रियोल जो बना है, ये सेंट्रियोल क्या करता है? मूव करने लगता है अपोजिट पोल की तरफ। क्या होता है? यानी सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट पोल। ये क्या होता है? अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है? मूव करने लगता है। यानी कि प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डिसअपेयर हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस भी क्या होते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हो जाता है। सेंट्रियोल क्या करता है? मूव करने लगता है अपोजिट पोल की तरफ। अपोजिट पोल की तरफ क्या करता है? मूव करने लगता है। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है? ये क्या हमारा प्रोफेज। अब इसके बाद प्रोफेज के बाद क्या स्टार्ट होता है? प्रोफेज के बाद क्या स्टार्ट होगा? मेटाफेज। प्रोफेज के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज। यानी सेल क्या होगी? प्रोफेज से निकलेगी, कहाँ पे आ जाएगी? मेटाफेज में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी? मेटाफेज में आ जाएगी। मेटाफेज की पहचान कैसे होती है? यानी मेटाफेज की पहचान कैसे होती है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाए, तो समझ जाना कि हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। यानी मेटाफेज कैसे पहचाना जाता है? पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। अब इसमें होता गया है, मेटाफेज में होता गया कि अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई तो होगा क्या कि जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा? पूरे सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? ये फैल जाएगा। जो कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ होता है? मेटाफेज में। यानी कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट ये क्या करता है? कंप्लीट करता है कंडेंसेशन को। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन तुम्हारा प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट कहाँ होता है? हमारे मेटाफेज में कंप्लीट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? फैल जाते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो क्या होता गया कि अब यहाँ पे होता गया, जब कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम सबसे अच्छा, यानी कि अगर उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी हो तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जब सबसे अच्छी तरीके से हम उसे देख पाएंगे तभी तो हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे अच्छी तरीके से यानी कि एकदम क्लियर कब दिखाई देता है वो किस फेज में दिखाई देता है? एम फेज में दिखाई देता है। यानी कि अगर हमें किसी सेल के क्रोमोसोम के बिहेवियर या उसकी किसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर स्टडी यानी मॉर्फोलॉजी की अगर स्टडी करनी हो तो हम कहाँ पे करेंगे? एम फेज में करेंगे, यानी मेटाफेज में करेंगे। मेटाफेज में और क्या होता है? कि ये जो क्रोमोसोम है
ये साफ साफ पता लगने लगता है कि ये दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बने हैं। यानी एम फेज में क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना होगा क्या कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरे, यानी ये दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बनी हुई है। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, एक सेंटर यानी कि एक पॉइंट से अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। और फिर इस सेंट्रियोल के ऊपर क्या होता है, एक पैच लगा होता है, एक पैच लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो अब एम फेज में होगा क्या, एम फेज में, ये एम फेज है, एक और मैं एम फेज बना रहा हूँ। एम फेज में होगा क्या कि ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम फैले हुए हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। ये सब के सब कहाँ पे आ रहे हैं, इक्वेटर पे आ रहे हैं। अब ये इक्वेटर पर, जब ये इक्वेटर पर आ जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये मेटा प्लेट बन गया है। क्या है, मेटा प्लेट का फॉर्मेशन हो गया है। यानी मेटा प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेटा प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेटा फेज में होता है। सब के सब क्या होते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं। अब होता क्या है कि इनके ऊपर क्या है, काइनेटोकोर लगा हुआ है। सेंट्रोमियर के ऊपर क्या है, काइनेटोकोर लगा हुआ है। इसी काइनेटोकोर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, इसी काइनेटोकोर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाते हैं। एम फेज, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, ये इक्वेटर पर आते हैं और इनके काइनेटोकोर से क्या होता है, इसके काइनेटोकोर से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच। स्पिंडल फाइबर मान लो रस्सी है, वो आकर क्या हो जा रही है, अटैच हो जा रही है। इस काइनेटोकोर देखो किसे कहते हैं, ये मान लो ये क्या है, क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बनी है। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। यहीं पे क्या होगी, एक प्लेट लगी होगी। यहाँ पे क्या है, एक प्लेट लगी है, यहाँ पे एक और प्लेट लगी है। इन्हीं प्लेट को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और इन्हीं से क्या होता है, रस्सी आकर लगती है। यहीं से क्या होती है, रस्सी आकर लग जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी रस्सी आकर, यानी ये क्या करते हैं, इक्वेटर पर आ जाते हैं, यानी इक्वेटर पर आ जाते हैं, यानी कि मेटा प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इनके काइनेटोकोर से अपोजिट साइड से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, यानी स्पिंडल फाइबर आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सेल आ जाती है। इसके बाद ये सेल आती है एनाफेज में। ये इसके बाद ये सेल कहाँ पे आती है, एनाफेज में आती है। मेटाफेज के बाद सेल कहाँ पे आएगी, एनाफेज में आएगी। सेल कहाँ पे आएगी, एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है कि ये जो इक्वेटर पे सेल होती है, जो ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम होते हैं, ये इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। ये क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग होती है, यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। यानी देखना, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा कि ये क्या, क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या इक्वेटर पे लगे हुए हैं। इनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। यानी ये क्या होते हैं, इनकी जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है, अलग हो जाती है। इनकी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। इनकी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे एक काइनेटोकोर होगा, यहाँ पे एक काइनेटोकोर होगा, यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर लगा होगा और यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर लगा होगा। तो कह रहा है एनाफेज में क्या होता है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। एनाफेज में क्या हो जाती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड ये क्या होगा, सेल के अंदर होंगे। ये क्या, सेल के अंदर ही सब चल रहा है, सेल के अंदर। तो कह रहा है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये दोनों सिस्टर, एनाफेज में क्या हो रहा है, ये सब इक्वेटर पे हैं। इनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग होती है। यानी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
अब इनके काइनेटोकोर से क्या रस्सी लगी हुई है। अब होगा क्या कि ये काइनेटोकोर से जो रस्सी लगी है ये इसे क्या करता है, दोनों को अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगता है। इन दोनों को क्या करता है, अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है टेलोफेज। उसके बाद क्या होता है, टेलोफेज। देखना टेलोफेज के अंदर क्या होता है, टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में क्या होगा, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो इसे खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो इसे खींच रहा है टेलोफेज में, ये दो की दोनों क्रोमैटिड क्या होती हैं, अपने अपने पोल पर पहुंच जाती हैं। दो की दोनों कहाँ पे पहुंच जाती हैं, दो की दोनों कहाँ पे पहुंच जाती हैं, अपने अपने पोल पर पहुंच जाती हैं। यानी ये अपने पोल पर पहुंच जाएगी और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये वाली क्या करेगी, यहाँ पर अपने पोल पर पहुंच जाएगी और ये क्या, ये अपने अपने पोल पर पहुंच जाती हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, डीकंडेंसेशन हो जाता है। यानी ये क्या होते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाती हैं, डीकंडेंस हो जाती हैं। जो तुम्हारा प्रोफेज के अंदर जो कंडेंसेशन हुआ था, प्रोफेज के अंदर जो कंडेंसेशन हुआ था वो क्या होगा, यहाँ पे टेलोफेज के अंदर ये डीकंडेंस हो जाएंगी। यानी अपनी इंडिविजुअलिटी को ये क्या करेंगी, लॉस कर देंगे, इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगी, लॉस कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, इनके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इनके चारों तरफ क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। इनके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस जो तुम्हारा कहाँ पे गायब हो गया था, प्रोफेज में गायब हो गया था, वो सब यहाँ पे टेलोफेज के अंदर दोबारा क्या होते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। अब तुम्हारा क्या हो गया, दो न्यूक्लियस हो गए, यानी तुम्हारी क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब इसके बाद तुम्हारी क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और दो सेल बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस होगी और क्या होगी, दो सेल बन जाएंगे। अब देखो जितना क्रोमोसोम इसके पेरेंट के पास रहा होगा, जितना इसके पेरेंट के पास रहा होगा उतना ही क्या होगा, डॉटर के पास भी आ जाएगा, उतना ही क्या होगा, डॉटर के पास भी आ जाएगा। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है कि ये इक्वल डिवाइड कर देता है। ये क्या करता है, इक्वल डिवाइड कर देता है। अब होता क्या है कि एनिमल के केस में और प्लांट के केस में, एनिमल और प्लांट के केस में दो केस बनता है कि ये साइटोकाइनेसिस होती कैसे है। एनिमल के केस में क्या होता है, मान लो ये एनिमल की सेल है। एनिमल के केस में क्या होता है कि एक फ्रो बनती है, यानी एक फ्रो बनती है और ये फ्रो पेरिफेरी टू सेंट्रल होती है। ये मान लो न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो इसका जो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, पेरिफेरी से धंसना स्टार्ट होगी। पेरिफेरी से क्या करेगी, ये धंसेगी, पेरिफेरी से ये क्या होगी, धंसेगी और ये दोनों धंसते हुए आएंगी, कहाँ पे मिल जाएंगी, सेंटर पे मिल जाएंगी। और क्या हो गया, अब एक सेल से दो सेल हो गई, एक सेल से दो सेल हो गई, एक सेल से दो सेल हो गई। यानी पेरिफेरल टू सेंट्रल की तरफ फ्लो बनता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, ये क्या होती है, ये न्यूक्लियस। एंड आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसलिए इसमें जो फ्लो बनती है वो पेरिफेरी टू सेंट्रल ना बन के क्या होती है, सेंट्रल से बनना स्टार्ट होती है और पेरिफेरी की तरफ जाती है और इन्हें टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। इन्हें टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। यानी एनिमल के केस में पेरिफेरी टू सेंट्रल और प्लांट के केस में सेंट्रल टू पेरिफेरी बनती है। अब ये जो वॉल बना है, ये जो वॉल बनी है, इसी वॉल को हम क्या कहते हैं, इसी वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। इसी वॉल को क्या कहते हैं, सेल प्लेट। ये वॉल जो बनी है इसी वॉल को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। अब जो दो सेल के, मान लो ये दोनों सेल डिवाइड होंगे, अब दो सेल के बीच में जो वॉल होता है मिडल लैमिना, क्या होता है, दो सेल के जो वॉल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमिला कहते हैं। ये मिडल लैमिला क्या होता है, यही सेल प्लेट होती है। यही क्या होती है, मिडल लैमिला क्या होती है, यही सेल प्लेट होती है जो दोनों के बीच में दो सेल के बीच में पाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
कि इसमें कुछ था नहीं। आइए इसकी समरी करा दें। देखिए हुआ क्या था, सेल साइकिल में हुआ क्या था, सबसे पहले सेल G1 फेज में गई, जहाँ पे ये अपनी साइज़ को बढ़ाई। फिर ये कहाँ पे गई, S फेज में गई। S फेज में जहाँ पे इसने अपना जेनेटिक मटेरियल और सेंट्रियोल को डबल किया। फिर ये कहाँ पे गई, G2 फेज में गई, जहाँ पे इसने क्या किया, प्रोटीन बनाया। फिर ये कहाँ पे गई, प्रोफेज में गई, जहाँ पे इसने अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपना जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोमल मटेरियल क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन किया, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस उन सबको भी गायब किया। फिर उसके बाद ये कहाँ पे आई, मेटाफेज में आई, जहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी यहीं पे, यानी कि जो हमारी क्रोमोसोम है उसकी सबसे अच्छी मॉर्फोलॉजी की स्टडी इसी फेज में की जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल क्या हो गया, क्रोमोसोम क्या हो गया था, फैल गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इक्वेटर पर आए, इनके ऊपर क्या था, काइनेटोकोर की प्लेट थी, जिससे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। फिर उसके बाद ये किस में आई, एनाफेज में आई। एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गई, सब क्या हो गई, सेक्सुअल क्रोमैटिड अलग अलग हो गए और वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगी। टीलोफेज में क्या हुआ, वो अपोजिट पोल पर पहुंच गई और उनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो कुछ भी डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो सब दोबारा क्या हो गया, रीअपियर हो गया, यानी दोबारा वो सब बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा साइटोकाइनेसिस हो गई, यानी एक सेल से क्या हो गई, 2 सेल बन गई। अब ये जो 2 सेल बनी है, इसमें से कुछ सेल क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे और कुछ सेल क्या करेंगे, डिवाइड ही नहीं करेंगे, और कुछ सेल डिवाइड कुछ समय के लिए अपना डिवीजन रोक देंगे, लेकिन फिर जरूरत पड़ने पर डिवाइड करेंगे। तो होता क्या है, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो सेल यहाँ से निकल के, यहाँ से सेल साइकिल से वो क्या करती है, निकल जाती है, निकल कर G0 फेज में चली जाती है। एक अलग से फेज होता है जिसे हम इनएक्टिव कहते हैं, इनएक्टिव फेज या G0 फेज कहते हैं, और G0 फेज में चली जाती है। वहाँ पे वो जाके मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और फिर ज़रूरत पड़ने पे जैसे हमें इंजरी, यानी अगर कहीं घाव आ गई तो उस घाव को भरने के लिए सेल को फिर से डिवाइड करना है, तो जो G0 की सेल होती है वो क्या करती है, यहाँ से निकलती है और फिर से G1 में चली जाती है और फिर से क्या होता है, यही साइकिल चलती है और इसी तरह सेल डिवाइड करती रहती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।